हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी पीसीएस विद एमएल में। दोस्तों, मैंने जो है ये सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे एक वीडियो बनाया था, तो वो थोड़ा लंबा हो गया है, तो मुझे वो स्प्लिट करना पड़ा। तो इसके लिए मैं पहले ही ये आपको बता दे रहा हूँ कि जो है मैंने उसको एक्सप्लेन किया है काफ़ी डिटेल में। जैसा कि मैंने यूट्यूब में देखा कि बहुत लोगों ने तो वीडियो तो डाला है कि कहाँ से लिया गया है और कैसा क्या, तो वो सीधे जो है यहाँ पे जो कंट्रीज लिखे हैं और उसके साथ जो ये लिखा हुआ क्या लिया गया, बस उसको सीधा बता दिए हैं। ठीक है, तो मैंने इसको कुछ अलग करने की कोशिश किया है कि जो जिस जिस कंट्री से लिए गए हैं ना, जैसा कि कॉन्करेंट लिस्ट है ये, तो कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका क्या प्रोविजन है, कहाँ पे रखा गया है, जैसा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इसके बारे में क्या चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ऐड करने की ट्राई किया गया। स्पीकर ऑफ लोकसभा हो गया है ना, जैसा कि यहाँ हो गया रिपब्लिक के बारे में, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी, इन सब के बारे में, जो यहाँ जो है स्कीम ऑफ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, इसके बारे में। तो जो अलग अलग जितने भी वर्ड है ना, तो मैंने कुछ ना कुछ ऐड करने की कोशिश किया है ताकि आपको एक फाउंडेशन बने, बेस बने। तो उस चीज़ के लिए ये ना वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आप इसे जरूर देखेंगे, क्योंकि मैं स्प्लिट करूँगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उससे पहले तक का एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वहाँ से है जो मैंने जो फाउंडेशन बनाया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना, फिर उसके बाद कैसे संविधान निर्माण हुआ, तो वो सब को भी मैं ऐड कर दिया हूँ। तो आप इसे जरूर देखेंगे। 20-25 मिनट का 2 वीडियो होगा, और आपको अगर नॉर्मल स्पीड में अगर ज़्यादा मतलब स्लो लगता है तो आप स्पीड में थोड़ा बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि लर्नर है ना जो बिगिनर वाले, तो उनका कंप्लेन आ रहा था कि सर आप बहुत स्पीड में वीडियो डालते हैं तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें और आप इसको पूरा देखेंगे। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पीसीएस विद एमर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो एक सोर्स से नहीं लिया गया था, वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से लिया गया। इस बात का क्या तात्पर्य है? सोर्स मीन्स स्रोत, मतलब कहाँ 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 से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का लिया जाना हुआ। सबसे पहले जब इंडिया आज़ाद हुआ तो चिंता ये हो गई कि इंडिया कैसा रहेगा, किस तरीके से रूल किया जाएगा, क्योंकि इंडिया ने उस परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे कंट्रीज को देख चुका था, उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा और सब एनालिसिस किया कि इंडिया के जो जियोग्राफिकल जो कंडीशन है, इंडिया की जो जियोग्राफिकल कंडीशन है, पॉलिटिकल कंडीशन है, और इतनी जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या जो प्रोविज़न है दूसरे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में, उनमें से कौन बेटर फिट होता है इंडिया के। तो इंडिया ने वही सारे प्रोविजंस को अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। तो आज वो बात करेंगे दोज आर विच प्रोविजन विच आर इंक्लूडेड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, के जो वो सारे कौन से प्रोविजन थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंक्लूड किए गए। जैसे फॉर एग्जांपल कि ऑस्ट्रेलिया की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, कैनेडियन की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, फ्रांस की क्या लिया गया, है ना। और सबसे बड़ी बात कि ये जो हम ब्रिटिश कॉलोनी थी, है ना, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक 1935 एक्ट आया था। मोस्टली द प्रोविजंस फ्रॉम दिस एक्ट, आप कह सकते हैं कि जो जो मैक्सिमम जो प्रोविजन था, है ना, वो सिर्फ इसी एक्ट से था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्योंकि ये जो एक्ट आया था कि तो इसमें काफ़ी सारे जो थे प्रोविजंस उसको इंक्लूड कर दिया गया था। और फिर आयरलैंड से क्या लिया गया, फिर जापान की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, एंड साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, एंड देन यूएसएसआर से हम इतना जो इफेक्टेड थे, है ना, तो उसमें से क्या लिया गया, है ना। एंड यूएस जो कॉन्स्टिट्यूशन है, बार बार हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट यहाँ से लिया गया, है ना, प्रेसिडेंट को का जो कमांडर ऑफ चीफ है तो यहाँ से लिया गया, क्या क्या लिया गया, वो सब बातें करेंगे। और वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी, इसका मतलब होता है कि जर्मनी ही आप समझिए कि जर्मनी की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, है ना। तो ये है, मैंने एक बार बता दिया कि क्या लिया गया, तो अब डिटेल से बात करेंगे कि क्या क्या कहाँ से लिया गया। तो सबसे पहली बात कि जो इंडिया जो का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, तो उसके लिए एक असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, पढ़े लिखे लोगों का, देश के रिप्रेजेंटेटिव का, जो देश में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव थे, है ना, रिप्रेजेंटेटिव का एक असेंबली बनाया गया। ठीक है, किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया। मैंने इसका एक वीडियो डाल दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अच्छे से डिटेल से, लेकिन आज मैं उसको इसमें इंक्लूड कर दूंगा, या फिर आप उसको देख लेंगे एक बार, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया, जो इसका जो जो लॉ का जो यहाँ पे जो भी लॉ को ऐड करना है या फिर कुछ भी करना है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो एडवाइजर थे, एडवाइजर कौन थे, एडवाइजर किस चीज़ के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, एडवाइजर कौन थे, बी एन राव, सर बी एन राव कह सकते हैं आप। ये बी एन राव क्या थे, एडवाइजर थे। जो यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी था, है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी हेड कौन थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और जो बताते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कितने टाइम लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज,
में ये संविधान मिल मतलब कंप्लीट हुआ। और इसको जब बनाने में जो खर्च हुआ, कितना हुआ खर्च? 64 लाख रुपये, इतना रेवेन्यू का उसमें खर्च हुआ। और फर्स्ट सेशन कब हुआ था? याद रखेंगे ये सारी चीज़ें। फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। एंड लास्ट सेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे फैक्ट से, और मैं उस वीडियो को इसमें ऐड कर दूंगा, तो आपको काफ़ी इजी होगा समझने में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स संविधान सभा जो है, इसमें इनिशियली जो बात करेंगे, कितने मेंबर थे? 389 मेंबर्स था। कितना? 389 मेंबर्स था, जो कि दिसंबर 1946 से 1947 तक रहा, जून के 1947 तक रहा। ये याद इसलिए रखेंगे क्योंकि इसके बाद ना डिवीजन हुआ था, क्योंकि जून जो 1947 के बाद था, यहाँ पे जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो है कंसेंसस नहीं बना, तो उसने अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया। किसने? पाकिस्तान ने। तो जो है इस 389 में जो मेंबर था, 93 जो था कहाँ से आए थे? प्रिंसली स्टेट से। प्रिंसली स्टेट कौन? जो राजा रजवाड़े थे हमारे देश में, उनको जो प्रेजेंटेशन मिला था 93 मिला था। और जो 296 जो थे, है ना, ये प्रोविंसेस से आए थे 296। और 296 में भी दो कैटेगरी था। फर्स्ट कि 292 जो सीट 292 स्टेट प्रोविंशियल असेंबली। ये आप आज के जो मॉडर्न डे के जो स्टेट्स है ना, उसमें क्या है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। तो उसी तरीके से ये हुआ करता था प्रोविंशियल असेंबली। तो वहाँ से चुन के कितने मेंबर आए? 292। एंड 4 मेंबर्स जो है, जो ब्रिटिश के जो कमिश्नरीज जो थी, कमिश्नरीज, तो उस प्रोविंसेस से आए। 4 मेंबर आर फ्रॉम द चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश। तो इसमें कौन सा था? फर्स्ट दिल्ली, सेकेंड अजमेर एंड मेरवाड़ा, थर्ड कुर्ग। कुर्ग कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटका। मैं KR से लिख रहा हूँ तो आप समझेंगे, कुर्ग कर्नाटका। और एक ब्रिटिश बलूचिस्तान, ठीक है, ब्रिटिश बलूचिस्तान। ये 4 हो गए कमिश्नरीज। तो फिर से एक बार देख लेंगे कि क्या क्या बात किया, कि 389 मेंबर, 93 प्रिंसली स्टेट्स, 296 प्रोविंसेस से, लेकिन इसमें भी दो तरीके के स्टेट से जो चुन के आ रहे हैं, उसमें 292, और 4 जो आ रहे हैं जो ब्रिटिश के जो कमिश्नरीज है उससे। फर्स्ट दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान। अब आगे बात करेंगे, जो 389 जो मेंबर था, हमने बोला कि जो डिवीजन हो गया, कब डिवीजन हुआ? जून 1947 में, ठीक है, जब डिवीजन हुआ, जब पाकिस्तान का बना, तो उसने अपना अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। कितने मेंबर्स के साथ? 90 मेंबर्स के साथ। और इंडिया में रह गए 299 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिन्होंने बाद में फुल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को प्रिपेयर किया। कितने मेंबर? 299 मेंबर रह गए इंडिया में। इसकी टाइम पीरियड याद रखेंगे, अगस्त 1947 से जून 1950 तक। अब जो है कि बेसिकली देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था इंडिया का, इसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कि फर्स्ट जो है, इसमें जो टोटल सेशन कितने हुए? 11 सेशन हुआ टोटल। जो इसको बनाने में जो टाइम लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 ईयर 11 मंथ एंड 18 डेज, इतना टाइम लगा। और जो इसमें जो एक्सपेंडिचर आया टोटल 64 लाख आया रुपए खर्च होने में। उस टाइम पे समझो कि 64 लाख रुपए कितना बड़ा अमाउंट होता है ना। तो ये 64 लाख रुपए खर्च हुए। तो बात करेंगे फर्स्ट सेशन जो होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सेशन हुआ। लेकिन याद रखेंगे 13 दिसंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव जो रेजोल्यूशन है उसको लेके आया गया, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जिसको आगे चल के जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो प्रस्तावना के रूप में, यानी प्रियम्बल बाद में के फॉर्म में आया सामने, ठीक। तो कब आया? 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लाया गया, और इसको अडोप्टेड मतलब पारित कर लिया गया, या फिर सर्वसम्मति से एक्सेप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक। फर्स्ट सेशन कब हुए? 9 दिसंबर 1946 को। और लास्ट सेशन याद रखेंगे कि 24 जनवरी 1950 को लास्ट सेशन हुआ, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था, तो उसको अडोप्ट करना था। अब जो कि था आगे पार्लियामेंट बनती। 26 नवंबर 1946, सॉरी 1949 होगा ये, 26 नवंबर 1949। ये इंपॉर्टेंट डेट क्यों है? क्योंकि ये प्रियम्बल में मेंशन डेट है 26 नवंबर 1949 में। इसमें प्रियम्बल में लिखा हुआ है इनेक्ट, अडॉप्ट एंड गिव आवरसेल्व्स। इसका मतलब होता है कि हमने बना लिया है और खुद को दे दिया है। क्या दे दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब इनेक्ट, अडॉप्ट एंड गिव आवरसेल्व्स, मतलब हमने खुद के लिए बनाया और खुद को दे दिया, ठीक है।
26 जनवरी 1950 में इन्फोर्स हो गया पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और 26 नवंबर 1946 में है, सॉरी 1946 नहीं 1949 में जो है कुछ ही प्रोविजन जो थे कुछ पार्शली लागू हुए थे ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद जो जितनी भी सिटीजनशिप टाइप का और बाकी चीज़ों का जितने भी रिमेनिंग जो एक्ट या फिर जो लॉ बचा था जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर था, वो सब लागू कब हो गए? 26 जनवरी 1950 को। तो मैंने बताया कि इसमें टोटल कितने डेज लगे? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। और टोटल एक्सपेंडिचर कितने आया? 64 लाख रुपए। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नाउ कम टू द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया? सबसे पहला कॉन्करेंट लिस्ट। मैंने बताया था आपको है ना कि जो लिस्ट कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली जो है ये 3 तरीके के लिस्ट हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है। अब जो है लिस्ट बेसिकली क्या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, किसके बीच में? स्टेट वर्सेस यूनियन के बीच में जो है पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। और ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है किस आर्टिकल में है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 में ये कहा गया कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना स्टेट और यूनियन के बीच में किस तरीके का होगा। तो लिस्ट के बारे में भी आप कह सकते हैं कि आर्टिकल 246 के बारे में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन लिखा है लिस्ट के बारे में। ठीक। और जो इन तीनों लिस्ट से जो अलग रह जाता है उसको बोलते हैं रेसिड्यूअरी पावर। मतलब जो बच गए पावर, जैसा कि बिटकॉइन है या फिर उस समय तो लोगों को समझ में नहीं था कि ऐसा भी कुछ चीज़ आएगा बिटकॉइन जो हम यूज आगे करेंगे। तो इस टाइप की जो पावर है आर्टिकल 248 आर्टिकल 248 में है कि रेसिड्यूअरी पावर जो है किसके पास में होगा? ये सेंटर के पास होगा। इट मीन्स यूनियन के पास होगा कि वो इस पर लॉ बनाएगा। तो आप देखेंगे कि मैंने कॉन्करेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें आया तो उसको मैंने बता दिया। हाँ, जो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है किस शेड्यूल में कहा गया? शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 7 या फिर शेड्यूल 7। इसमें लिस्ट की बात किया गया, लिस्ट की बात। इसमें 3 लिस्ट जो थे, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो देखिए कि कॉन्करेंट लिस्ट से रिलेटेड मैंने जितने भी पॉइंट आया उनको बता दिया। तो अब जितने भी पॉइंट आपको मिलेगा तो आप उससे लिख लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। ट्राई करूँगा कि अच्छे से लिख दूँ, लेकिन आप तब भी उसे नोट कर लेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। क्योंकि मैंने जो भी कोचिंग से जो क्लासेस की है ना विजन IAS से, और बाकी जो उसकी टेस्ट दी है और जो खुद के जो नोट्स है जो बुक पढ़ा है ना, तो सबका जो संकलन है वो चीज़ें आपको एक ही बार में बताता हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ही साथ में आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो बिलीव मी कि आप उसको नोट करें और उसको रिवीजन करेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नाउ कम टू द पॉइंट, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। आप समझिए इस बात को कि हमने बताया था कि प्रियम्बल के बारे में अच्छे से एक वीडियो है अवेलेबल, आप इसको देख लेंगे और समझेंगे कि प्रियम्बल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फिर भी मैं एक बार ब्रीफली यहाँ बोल देता हूँ कुछ कि प्रियम्बल जो है बेसिकली सबसे पहले किसने ऐड किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? यूएसए से इंस्पायर्ड होकर इंडिया ने अपने प्रियम्बल को अडॉप्ट किया। ठीक है। लेकिन ये जो प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है, भाषा, तरीका, जो लिखने का तरीका है, कहाँ से लिया? ये लिया है किससे? कंगारियों से, मतलब ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है। तो आप इन चीज़ को याद रखेंगे, प्रियम्बल कहाँ से इंस्पायर्ड है? यूएसए से। एंड द लैंग्वेज इज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कम टू द पॉइंट, प्रोविजन रिगार्डिंग ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इसका मतलब समझिए कि ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके से इंडिया में होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स किस तरीके से इंडिया में होगा, उस चीज़ का प्रोविजन कहाँ से इंस्पायर्ड होकर लिया गया? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक। याद करेंगे कितनी चीज़ें? 3 चीज़ें याद रखेंगे बेसिकली, कॉन्करेंट लिस्ट, लैंग्वेज और प्रियम्बल, प्रोविजन रिगार्डिंग किस चीज़ के लिए? ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए। नाउ कम टू द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड्स कि जो है ब्रिटिश इंडिया का जो था, इंडिया कॉलोनी था, कि जाहिर सी बात है कि यहाँ से बहुत सारे प्रोविजंस होंगे, और क्योंकि जो कॉलोनी था है ना, इनने हमारे पे डिफरेंट तरीके से रूल किया। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे कि 1773 में से जब कंपनी का चार्टर पारित हुआ है ना, फिर 1857 तक का जो उसका रूल हुआ है ना, इसके बाद जो 1947 तक में जो है ना बेसिकली ये जो है पॉलिटिकल फाउंडेशन का था। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, तो यहाँ से दिखता है कि आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे
तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियरली दिखती होगी, है ना, आपको कुछ ना कुछ पता होगा कि ब्रिटिश इंडिया ने कैसे लोकल गवर्नमेंट लेके आया, या फिर कैसे सेंटर में डायरकी लेके आया और प्रोविंसेस में डायरकी लेके गया, है ना। तो वो सारे प्रोविजन है, और किस टाइप से वाइसरॉय को की कौन कौन सी पावर थी। ऑर्डिनेंस पावर भी हमें मिल गया था। ऑर्डिनेंस सबसे पहले बात करेंगे, ऑर्डिनेंस का नाम आ ही गया तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में जो है इसी से एक ऑर्डिनेंस आया। ऑर्डिनेंस, और ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जो आप अध्यादेश बोलते हो कि अगर सेंटर में गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना एक ऑर्डिनेंस निकालेगा और वो रूल करने लगेगा। तो ऑर्डिनेंस का जो है वो 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट से आया, और इसके बारे में जिक्र है आर्टिकल 123 से 23 में। आर्टिकल 123 कहता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है किसी भी मैटर में जब उसकी नीड होगी। नाउ कम टू द पॉइंट कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया। सबसे पहला, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इट्स रिजेंबल्स लाइक द ब्रिटिश मोनार्क। ब्रिटिश मोनार्क में क्या है, क्वीन या क्वीन है, किंग या फिर क्वीन है, आइदर क्वीन और किंग, ठीक है। अभी कौन है, किंग चार्ल्स आ गया है ना रिसेंट में। लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इससे क्या आता है, रिजेंबल है, क्या लिखा है, प्रेसिडेंट लाइक क्वीन। फर्स्ट पॉइंट याद रखेंगे। सेकेंड इज कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर। इंडिया में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें कैबिनेट होता है, ठीक है। जो बेसिकली जो देश के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसीजन लिए जाते हैं यही कैबिनेट से ही लिया जाता है, और यहाँ से आगे सब में डिस्कस होता है और वहाँ से ड्राफ्ट बनती है, मशवरा होता है कि कौन सी लॉ बनाना है, किस मैटर में क्या फैसले लेने हैं, ये क्या डिसाइड करता है, कैबिनेट डिसाइड करता है। तो यहाँ क्या है कि कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। और थर्ड, पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है ना, ये कहाँ से लिया गया, ये भी अपना ब्रिटेन से लिया गया। क्या क्या लिया गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी वहीं से। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बोला क्या, मोनार्क के से रिजेंबल करता है। मोनार्क कौन है, क्वीन और किंग को मोनार्क कह रहे हैं, ठीक। अब नाउ बात करेंगे कि पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री में फॉर्म में क्या होता है कि पार्लियामेंट होगा और उस हिसाब से जो मेंबर्स आएंगे उसके पीपल्स के द्वारा चुने आएंगे और रूल करेंगे, देश का गवर्नेंस करेंगे, ठीक। तो पार्लियामेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट एंड बाईकैमरल पार्लियामेंट। इंडिया क्या है, बाईकैमरल पार्लियामेंट है। बाईकैमरल का मतलब कि जिसमें दो सदन हो, मतलब देयर आर टू हाउस होगा। एक है इंडिया में क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है। लोकसभा को बोलते हैं, लोकसभा इज लोअर हाउस बोलते हैं, जबकि राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। तो ये जो दो हाउस है, तो बाईकैमरल इसी को बोल रहे हैं कि इंडिया बाईकैमरल कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। नाउ कि लोअर हाउस इज मोर पावरफुल। देखिए दोस्तों, आप इस बात को समझेंगे। लोअर हाउस के बारे में अभी मैंने बताया कि किसको बोलते हैं, लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। कौन है लोकसभा, लोकसभा को क्या बोलते हैं, लोअर हाउस बोल रहे हैं, ठीक। लेकिन आप ध्यान देंगे कि लोकसभा क्या है कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड, लोकसभा के एमपी कौन है, मतलब मेंबर एमपी, ये डायरेक्टली इलेक्टेड आते हैं पीपल से। पीपल इनको इलेक्ट करके भेजते हैं, मतलब पीपल के रिप्रेजेंटेटिव कौन है, एमपी, और ये जाते हैं लोकसभा के मेंबर हैं। मतलब डायरेक्टली जो इलेक्टेड आया उसी को बोलते हैं पॉपुलर हाउस, क्योंकि लोगों में तो ये पॉपुलर है, एमपी इससे चुन के आते हैं ना पीपल से। तो लोकसभा को बोलते हैं पॉपुलर हाउस। क्या बोलते हैं, पॉपुलर हाउस। तो जो है लॉ बनाने की जो मेन जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, जो सबसे ज़्यादा जो पावर है तो किसको मिला है, लोकसभा को मिला है, क्योंकि ये पीपल से चुन के आते हैं ना। तो पीपल को से चुन के आते हैं लोकसभा, तो इसको ज़्यादा पावर दिया गया है। तो ये भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटिश से। अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया कि प्रेसिडेंट लाइक क्वीन, ये ब्रिटिश से। कैबिनेट सिस्टम लिया गया मिनिस्टर का, इससे आप याद रखेंगे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टाइप का जो और कैबिनेट जो है वो ब्रिटिश से लिया गया। और जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो भी लिया गया ब्रिटिश से। अब जो गवर्नमेंट जो हमारा जो टाइप ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट है ये भी हमारा लिया गया ब्रिटिश से। बाईकैमरल पार्लियामेंट लिया गया ब्रिटिश से, और लोअर हाउस को ज़्यादा पावर दिया गया, ये भी ब्रिटिश से। अब मैंने बात कर रहा कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, यहाँ पे लिख दिया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रेस्पॉन्सिबल टू लोअर हाउस। लोअर हाउस मीन्स लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन है कि भैया पीपल है ना, पीपल चूज के भेजे, एमपी चूज कर लिया है ना। एमपी जाएंगे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, तो एमपी का लीडर होगा पीएम। इसी एमपी में से कुछ लोगों को चुना जाएगा
क्या जब चुना जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसका हेड कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो होगा, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा है ना, ये पूरे डिसीजन लेता है कैबिनेट का, सारा डिसीजन किसने ले रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ले रहा है। तो ये जो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होगा कि कोई भी एक्ट करेगा और कुछ भी उसका क्या डिसीजन आएगा, क्या सही रहेगा गलत रहेगा, वो किसकी जवाबदारी देगा, लोकसभा को जवाबदारी देगा कौन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो इसका हेड कहना है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लोकसभा के को भी जवाब देगा, मतलब रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है, लोकसभा के लिए। बेसिकली यहाँ पे ये है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है इंडिया, लेकिन जो ब्रिटिश जो था पहले, जो इंडिया में रूल करता था, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं था उनका कि क्या रूल कर रहे हैं, कोई लोगों का एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको कि दे आर नॉट डूइंग फॉर वेल बीइंग ऑफ पीपल, बट इंडिया इज़ द वेलफेयर कंट्री। यहाँ से हो रहा है कि रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, जवाब देना पड़ेगा, भाई आप कुछ भी लॉ बनाइए, कुछ भी एक्ट कीजिए, है ना। तो ये भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। नाउ स्पीकर इन द लोकसभा, बेसिकली आप याद रखेंगे कि जो हमारा जो रूलिंग पार्टी होता है, रूलिंग पार्टी, ये जनरली क्या होता है, रूलिंग पार्टी का जो लीडर, मतलब रूलिंग पार्टी से ही चुना जाता है स्पीकर, याद रखेंगे। जनरली स्पीकर कहाँ से चुने जाते हैं, रूलिंग पार्टी से। और जो है डेप्यूटी स्पीकर है ना, डेप्यूटी स्पीकर है, स्पीकर जो है ये चुने जाते हैं अपोजिशन पार्टी से। ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक विचारधारा या फिर ये चलती आ रहा है परंपरागत कि जो रूलिंग पार्टी से होगा ये स्पीकर होगा और अपोजिशन पार्टी से होगा डेप्यूटी स्पीकर होगा, ताकि जो संसद का जो गरिमा है वो चीज़ें एक वेलफेयर तरीके से काम हो। तो यहाँ ये भी कहाँ से लिया गया कि स्पीकर ऑफ लोकसभा कहाँ से होगा, ब्रिटिश से। सिंगल सिटीजनशिप, दोस्तों इस पर ध्यान देंगे कि जो है कुछ कंट्री जिसमें डबल सिटीजनशिप है और कुछ में सिंगल सिटीजनशिप है। जैसा कि यूएसए को आप एग्जाम्पल ले लेंगे, यूएसए डुअल सिटीजनशिप देता है कि उसका एक स्टेट है उसको अलग सिटीजनशिप मिला है, वहाँ का जो सेंटर है जिसको बोलते हैं सेंटर, उसको अलग सिटीजनशिप देता है वहाँ का सेंटर का और स्टेट का। लेकिन इंडिया के बारे में बात करेंगे कि इंडिया में जो है स्टेट का और यूनियन के बारे में कि स्टेट का कोई सिटीजनशिप नहीं होता, स्टेट का रेसिडेंट हो सकता है, रेसिडेंट और सिटीजनशिप में काफ़ी अंतर है। और यूनियन के लिए क्या कि जो सिटीजनशिप होगा वो इंडिया का होगा, इंडिया क्या है, यूनियन है। और ये चीज़ हमने किससे इंस्पायर्ड होकर लिया, सिंगल सिटीजनशिप, ये हमने यूके से लिया, यूके मीन्स ब्रिटिश से कि सिटीजनशिप यहाँ पे भी सिंगल सिटीजनशिप चलता है ब्रिटिश में। दो चीज़ अब तक डिस्कस कर लिए हैं, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटिश से क्या क्या लिया गया, एक बार बहुत क्विकली बताते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल लिया गया है ना, प्रोविजन लिया गया ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया से। अब ब्रिटिश से क्या लिया गया, प्रेसिडेंट पीएम लिया गया है ना, पार्लियामेंट में किस टाइप का गवर्नमेंट होगा वो, बाइकैमरल पार्लियामेंट भी लिया गया ब्रिटिश से। कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स है उसका फॉर्म ब्रिटिश से लिया गया। लोअर हाउस को ज़्यादा पावर दिया गया, लोकसभा को ज़्यादा पावर दिया गया, ब्रिटिश से लिया गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, लोकसभा को रिस्पॉन्सिबल होगा, ये भी ब्रिटिश से लिया गया। स्पीकर ऑफ लोकसभा ये भी लिया गया ब्रिटिश से, और सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटिश से लिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया। कनाडा से लिया गया स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर, स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। दोस्तों फेडरेशन जो है बेसिकली दो तरीके के होते हैं ना, फेडरेशन एक इंडिया के कंटेक्स्ट में देखेंगे और यूएसए के कंटेक्स्ट में देखेंगे। तो यूएसए का जो फेडरेशन है वहाँ पे क्या है, यूएसए एक कंप्लीट स्टेट है, वहाँ पे जो है स्टेट है और वहाँ पे क्या है जो सेंटर है, और इंडिया में स्टेट है और सेंटर है। अब यहाँ ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे जो यूएसए में स्टेट जो है सुपीरियर है सेंटर के ऊपर, कुछ मामलों को छोड़ के स्टेट में क्या है, यहाँ पे इसका सिंगल सिटीजनशिप भी है ना, इसका अलग सिटीजनशिप है, सेंटर का अलग सिटीजनशिप है। और जो कुछ लॉ को बनाने की पावर है जो स्टेट को जो दिया गया है उसको सेंटर नहीं छीन सकता। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इंडिया जो है जोग्राफिकली, पॉलिटिकली और जो इसका जो जोग्राफिकल जो टेरेन है ना, या फिर जो नेबर जो कंट्री है जो काफ़ी हॉस्टाइल है, कह सकते हैं कि एनिमेटिव टाइप का है ना, तो उनको देखते हुए इंडिया का जो फेडरेशन है वो थोड़ा अलग टाइप का है। तो यहाँ पे क्या है कि स्टेट को तो पावर दिया है बनाने के लिए और सेंटर को भी तो है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसमें स्टेट के जो लिस्ट में है कौन कानून बना सकता है, सेंटर। तो इसको बोलते हैं कि फेडरेशन किसकी तरफ इंक्लाइंड है, सेंटर की तरफ। कनाडा से क्या लिया गया, स्कीम ऑफ फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि सेंटर जो है स्टेट लिस्ट में कानून बना सकता है, स्टेट के जो लिस्ट है ना तो उस पर कानून बना सकता है। तो क्या हो गया, सेंटर स्ट्रॉन्ग हो गया।
अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एंड रिप्लेसिंग रेसिडुअरी पावर विथ सेंटर। मैंने जब लिस्ट के बारे में बता रहा था कौन सा करंट लिस्ट, तो इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है किसमें, आर्टिकल किसमें बताएंगे आप लोग कमेंट में। आर्टिकल 246 में, 296 लग रहा है ये, लेकिन 246 आप समझेंगे। आर्टिकल 246 में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किसमें है, आर्टिकल 246 में। और जो रेसिडुअरी पावर है किसमें, आर्टिकल 248 में। ये आर्टिकल्स आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे आर्टिकल्स। तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किसके बाद, आर्टिकल 246 में, रेसिडुअरी पावर को 248 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। ये कहाँ से लिया गया, ये कनाडा से, कनाडा से क्या लिया गया, फेडरेशन जो इंडिया में है, फेडरेशन को किसको स्ट्रॉन्ग बना दिया, सेंटर को। मतलब संघवाद आप बोलते हैं ना, कि फेडरेशन का हिंदी संघवाद ही होता है। अब जिसमें किसको, सेंटर को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। अब पावर का जो बंटवारा किसके बीच में जो होगा, सेंटर और स्टेट के बीच में जो होगा, किसको ज़्यादा पावर दिया गया, सेंटर को। लेकिन जो है इसके बीच में पावर किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 246। और जो रेसिडुअरी पावर किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 248। दोस्तों मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो रिपीटेशन जो है ना आपको याद करा देगा। बेसिकली जो है ना रिपीटेशन जो है आपको याद करा देगा, इसलिए क्योंकि जो है हर एक चीज़ आप एक बार देख के आप भूल जाते होंगे, है ना। आपको टूका पहाड़ा या फिर जो है ABCD है ना, ये आपको ऐसे याद नहीं है कि आप उसको बहुत टाइम से पढ़े नहीं है या फिर कुछ, वो आपके सामने बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप उसको कहीं ना कहीं रिकॉल कर रहे हैं, इसलिए वो याद हो रहा है। तो इसी तरीके से जो जितनी चीज़ को रिपीट होगा वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो आप ट्राई करें कि हर एक चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें। नाउ फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया, रिपब्लिक एंड द आइडल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन प्रियम्बल में एक जो ये तीन जो है वर्ड है, क्या है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ना, ये तीन वर्ड वहाँ से प्रचलित हुआ। कहाँ से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये तीन वर्ड काफ़ी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। और जो है ये प्रियम्बल में अपना ऐड किया गया, एडेड है ये तीन वर्ड। आप प्रियम्बल जब जाके पढ़ेंगे या देखेंगे, प्रियम्बल का वीडियो है प्लेलिस्ट में, आप एक बार जाके देख सकते हैं। और जो रिपब्लिक जो वर्ड है ये भी कहाँ से लिया गया, फ्रेंच से। हेलो दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अभी इसको स्प्लिट कर देते हैं। जैसे कि फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन तक यहाँ तक रहने देते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, और जापान से क्या लिया गया, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया, और बाकी जो बच गए USSR से और यूनाइटेड स्टेट से क्या लिया गया, एंड जर्मनी से क्या क्या लिया गया। तो इसको भी डिटेल में ऐसे ही बात करेंगे। तो आप उस वीडियो को भी, पार्ट 2 को भी जरूर देखना। थैंक यू सो मच।